हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये एक स्पेशल और एक मोस्ट डिमांडेड वीडियो क्लास 10th का आपका जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, इसी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले एक दो दिन में ही यानी कि 14 अक्टूबर को आपका इंग्लिश का जो मिड टर्म का एग्जाम है ये होने वाला है। और इसकी तैयारी के लिए बच्चों ऑलरेडी हमने आपको जो पहला वाला सैंपल पेपर है इसका पार्ट 1 आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया था, ठीक है। और पार्ट 1 की वीडियो के अंदर बच्चों हमने आधा पेपर समझ लिया था, आधा यानी कि सेक्शन नंबर ए जो है रीडिंग वाला ये समझ लिया था। सेक्शन नंबर बी राइटिंग स्किल, जिसमें आपका पैराग्राफ राइटिंग हो गया यानी कि एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग हो गई, ये सब हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था, इवन ग्रामर भी, ठीक है। अब जो हमारा बच गया था वो सेक्शन सी था बच्चों लिटरेचर का 40 मार्क्स का, वो हम इस सेशन में कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है बच्चों। और जो क्वेश्चन आपको मैं लिटरेचर बारे में करवाने वाला हूं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं और रिपीटेड क्वेश्चन से बच्चों, जिसके आपके मिड टर्म के एग्जाम में डिट्टो भी रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों कि जो भी सैंपल क्वेश्चन पेपर हम लेकर आए उनके क्वेश्चन को बिल्कुल एंड तक समझा कीजिए अच्छे से, वो भी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों बिना देरी करते हुए। देखो पिछली वीडियो के अंदर हमने सेक्शन नंबर ए रीडिंग स्किल्स 20 मार्क्स ये पूरा कर लिया था बहुत अच्छे से, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर भी आपको बहुत अच्छे से बता रखे थे, ठीक है। फिर हमने सेक्शन बी डिस्कस किया था बच्चों, सबसे पहले ग्रामेटिकल पार्ट था हमारा 10 नंबर का, और इसके क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हो मैंने लिखे हुए भी हैं और ऑलरेडी आपको अच्छे से समझा रखे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने बच्चों लेटर टू एडिटर सीखा था कैसे लिखना होता है, और लेटर टू प्रिंसिपल साहब को सीखा था कैसे लिखना होता है, प्रिंसिपल सर को, ठीक है ना। तो ये एडिटर वाला लेटर था, ये प्रिंसिपल सर को लेटर था। उसके बाद में बच्चों हमारा क्वेश्चन था एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग का, ठीक है, इस टेबल के माध्यम से, और एक और यहाँ पे था इस डेटा के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से। तो सब आपको मैंने बहुत अच्छे से ऑलरेडी समझा रखा है, ठीक है। अब हम जो शुरुआत करेंगे बच्चों वो है हमारा आज के आज पेपर का सेक्शन नंबर सी लिटरेचर 40 मार्क्स का। तो रेडी हो बच्चों अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए, आर यू रेडी। चलो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। अब क्वेश्चन 6, अटेम्प्ट एनीवन फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि ए हमें दिया हुआ है, ठीक है, और इससे संबंधित एमसीक्यू हैं, कुछ 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे भी हमारा बी दिया हुआ है, इसमें भी एमसीक्यूज और 1-2 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है बच्चों। अब एक चीज को ना बड़े ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो पेपर के अंदर जो छठा क्वेश्चन है इसमें होंगे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 एमसीक्यू होंगे, बाकी 1 नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, है ना, 1 या 2 नंबर के। लेकिन आपको मैं इन्हीं में कम से कम 3 तो एमसीक्यू करवाऊंगा, ठीक है, इसके अलावा कम से कम 3 क्वेश्चन और करवाऊंगा, जिससे कि आपकी तैयारी इस पैसेज के अलावा जो आपके 3-3 नंबर में क्वेश्चन आएंगे ना उनकी भी तैयारी हो जाएगी। तो हम एक तीर से 2 निशाने करने वाले हैं, एक वीडियो से कई तैयारियां। ओके, आई बात समझ में। तो इसी बात पे इस सेशन को फटाफट से लाइक कर दो, ठीक है, आप लाइक करते हो तो हमारा और मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है बच्चों। चलो शुरू करेंगे। यहाँ पे पहले हम ए वाला पढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया गया है, फिर हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, इट वॉज ओनली वेन आई बिगिन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। जब मुझे ये एहसास होने लगा कि जो मेरी बचपन की आज़ादी थी वो सिर्फ एक इल्यूजन थी, भ्रम थी, और युवावस्था में मुझे ये पता चला कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले छीन ली गई, तब मुझे उसकी चाहत हुई। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, एक शुरुआत में एक छात्र के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, जब मैं एक छात्र था ना तो मुझे स्वतंत्रता जो आजादी वो सिर्फ मुझे मेरे लिए चाहिए थे। द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज, यानी कि क्या था कि मैं सिर्फ ये आज़ादी चाहता था कि रात में बाहर जाऊं, मन चाहे किताबें पढूं, और मतलब ऐसी आज़ादी वो जो कि बहुत ही कम पीरियड की हो, ठीक है। लेटर एज ए यंग मैन इन जोन्सबर्ग आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, ठीक है। बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवा के रूप में मैं बुनियादी और सम्मानजनक आज़ादी के लिए तरस गया। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आपका जो चैप्टर है ना, इससे हमारे क्वेश्चन बनेंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, द टाइटल द बेस्ट स्विच दिस एक्सट्रैक्ट्स, इस अंश के लिए सबसे अच्छा शीर्षक क्या हो सकता है बच्चों। तो वो रहेगा, पहले सोचो आप यहाँ पे क्या रहेगा,
फ्रीडम फॉर एवरीथिंग, नॉलेज अबाउट फ्रीडम, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम और रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे दो हो सकते हैं आपके आंसर, कौन कौन से? एक तो हो सकता है रियलाइजेशन या फिर सिग्निफिकेंस। तो इनमें से कौन सा हो सकता है? सारे बच्चे जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, सिग्निफिकेंस और फ्रीडम। ठीक है, सिग्निफिकेंस और फ्रीडम, स्वतंत्रता के महत्व को यहां पे बताया गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिट द यूज ऑफ वर्ड इल्यूजन। इल्यूजन के लिए जो सही सेंटेंस यहां पे बनता है वो हमें यहां पे चूज करना है। तो क्या इल्यूजन के लिए बनेगा कि आई वॉज लिविंग अंडर द इल्यूजन दैट दिस इज पॉसिबल। ठीक है, मैं इस भ्रम में जी रहा था कि ये संभव है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, मैं इसी भ्रम में जी रहा था कि ये जो फ्रीडम है वो संभव है सभी के लिए, आसानी से, वो भी है ना। तो ए हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन बच्चों, द स्पीकर सेज एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। स्पीकर कहता है कि पहले मुझे केवल आजादी मेरे लिए चाहिए थी। वाई डू यू थिंक ही ओनली थॉट अबाउट हिमसेल्फ। आपको क्यों लगता है पोइट जो स्पीकर उसने अपने बारे में सोचा? क्योंकि बच्चों he was too young to realize that freedom was denied to others as well। ठीक है, वो इतना छोटा था कि उसे एहसास ही नहीं था कि दूसरों को भी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया है, उसे बस अपने लिए चाहिए थी, उसे ही नहीं पता था और लोगों को भी रखा गया है वंचित इससे, है ना। तो इसीलिए उसने अपने बारे में सोचा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया। ये क्वेश्चन आपके अलग से 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं और 1 मार्क्स में तो हम आपको समझा ही रहे हैं, है ना। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चंस को भी। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू दी मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ एज देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई। ठीक है, जो सैन्य जनरल है वो क्या करते हैं, उनका रवैया कैसे बदलता है और क्यों बदलता है। तो देखो बच्चों, द टॉप मिलिट्री जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकास डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सल्यूटेड मंडेला एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी टू हिम। दक्षिण अफ्रीका की रक्षा सेनाओं और पुलिस के सैन्य जनरल ने मंडेला जी को सलामी दी और उनके प्रति अपनी वफादारी का संकल्प लिया। नॉट लॉन्ग एगो, कुछ समय पहले तक these very generals would have arrested him rather than salute him। कुछ समय पहले ही अभी उनको वो गिरफ्तार करना चाहते थे सल्यूट करने के बजाय। दिस चेंज केम, ऐसा किस लिए हो बच्चों? बिकॉज द नेशन हैड इलेक्टेड अ न्यू रशिकल गवर्नमेंट विद मंडेला एज इट्स प्रेसिडेंट। उन्होंने एक नई सरकार के रूप में, गैर नस्लीय सरकार के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में मंडेला जी को चुना। इसीलिए अब वो जनरल जो थे मिलिट्री के, वो भी सल्यूट करने लगे उनको, जो कुछ समय पहले उनको अरेस्ट करना चाहते थे। ठीक है, तो देखा आपने समय कैसे बदलता है, पता ही नहीं चलता। ओके, चलो आ जाओ आगे क्वेश्चन देखो। व्हाट अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। नेल्सन मंडेला के हिसाब से एक नेशन, एक राष्ट्र के लिए सबसे अच्छी जो वेल्थ है, संपत्ति है, वो क्या होती है बच्चों? तो देखो, अकॉर्डिंग टू मंडेला द ट्रुथ वेल्थ ऑफ अ नेशन इज नॉट मिनरल्स और प्रीशियस जेम्स। कोई खनिज होना, कोई जेम्स होना, ये कोई वेल्थ नहीं किसी नेशन की, बट इट्स गुड एंड ऑनेस्ट पीपल। वो क्या है? अच्छे और ईमानदार लोग एक किसी की देश की वेल्थ होते हैं। इट इज द सिटीजन्स हु मेक अ नेशन रिच, नॉट इट्स मनी और रिसोर्सेस। जो व्यक्ति ही है, नागरिक ही उस देश के, जो उसे और अमीर बनाते हैं, ये मनी रिसोर्स वगैरह नहीं, इसी को वेल्थ कहा गया है। ठीक है, चलो जी, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब आ जाओ हमारा अगला क्वेश्चन। नेम द साउथ अफ्रीकन लीडर्स हु टुक द ओथ ड्यूरिंग द स्वेरिंग इन सेरेमनी। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान शपथ लेने वाले दक्षिण अफ्रीकी नेताओं के नाम बताओ। तो कौन कौन से नेता थे भाई? देखो, द डे वॉज ब्राइट एंड ग्लोरियस फॉर साउथ अफ्रीका अचीव्ड आफ्टर मैनी सेक्रीफाइसेस। दक्षिण अफ्रीका के लिए यह दिन बहुत ही उज्जवल और गौरवशाली था, क्योंकि बड़े ही त्यागों के बाद उन्हें यह आजादी मिली थी। ऑन दी पोडियम, यानी कि मंच पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट ऑन इन एज द सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, फॉलोड बाय तबू एम्बिकी एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। ठीक है, मंच पर सबसे पहले श्री डी क्लर्क ने दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, उसके बाद में थाबो मकेवी ने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ठीक है, देन नेशनल मंडेला टुक द ओथ एज ए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक नॉन रेशिकल गवर्नमेंट प्लीडिंग टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके बाद में नेल्सन मंडेला ने लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार के सबसे पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और संविधान की रक्षा करने का भी संकल्प उन्होंने लिया था बच्चों। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से हुआ, जो कि आपने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, है ना।
चलो अब आता है दूसरा वाला। अब ये दूसरा है आपके सेकंड बुक से लिया गया है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये आपका जो चैप्टर है वहीं से ले लिया गया है, ठीक है। अब आप इसे चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं आपको सीधा इसके जो आंसर है वो करवाऊंगा, ठीक है। जिसके जो आंसर है ना सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर वो करवाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे यहाँ पे, ओके। तो पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कहा गया है मिस हॉल फेल्ट दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स बिकॉज। श्रीमती हॉल को लगा कि कमरे में हॉन्टेड यानी कि आत्माएं हैं, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ दैट अनकैनी थिंग्स हैपेंड देयर, क्योंकि वहां पे अजीबो गजीब चीजें घटित होती थी, कभी भी कुछ भी हो जाता था। दैट्स वाई जो ये थी मिस हॉल, इनको लग रहा था कि यहाँ पे आत्माओं का निवास है ना। सेकंड, pick the option that the best describe how Miss Hall must be feeling at the moment described in the extract। उस विकल्प को चुने जो ये अच्छी तरीके से वर्णन करता है बच्चों कि उस क्षण में श्रीमती हॉल को कैसा महसूस हो रहा था। तो कैसा बच्चों? स्टन्ड एंड एजिएटेड, यानी कि बहुत ही, एक तो ना कि किसी को देख के एकदम चकित रह जाना, स्तब्ध हो जाना, और काफी ज्यादा उत्तेजित भी होना, ठीक है। तो ए वाला आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलो अब देखो तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों हमसे। इसमें पूछा गया है पिक द सेंटेंस दैट ब्रिंग्स आउट द मीनिंग ऑफ हिस्टेरियस एज यूज्ड इन दिस एक्सट्रैक्ट। बच्चों उस वाक्य को चुनना है जिसमें हिस्टेरियस शब्द का उपयोग किया गया हो, ठीक है। अगर अब आपको यहाँ पे देखेंगे तो वाक्य आपका बी वाला होगा। द साइट ऑफ ब्लड पुट द ओल्ड मैन इन फ्रेंची। खून को देखकर बूढ़ा आदमी घबरा गया। ये है हिस्टेरियस यहाँ पे यूज किया हुआ इस एक्सट्रैक्ट के अंदर, ओके। ये ना यहाँ पे ये देखो है ना, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ओके। चलो अब आते हैं हमारे एक एक और दो दो नंबर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई डज द राइटर से दैट ग्रिफिन हैड चूजन अ बैड टाइम टू बी इन लंदन विदाउट क्लोथ्स। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ग्रिफिन ने बिना कपड़ों के लंदन में रहने के लिए एक गलत समय चुना, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ दैट इट वॉज मिड विंटर, वो मध्य सर्दियां थी। द ईयर वॉज बिटरली कोल्ड, ठंडी ठंडी कड़क कड़क हवाएं चल रही थी। एंड बीइंग विदाउट क्लोथ्स इन सच फ्रीजिंग वेदर वॉज अनकंफर्टेबल एंड डेंजरस फॉर हिम। और बिना कपड़ों के रहना उसको जमा सकता था, अनकंफर्टेबल था, काफी ज्यादा खतरनाक था, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हुआ। अब देखो पांचवा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम के अंदर हो सकता है आपका 6 नंबर में भी आ जाए और 3 नंबर में आ जाए, तो बस ध्यान से समझ लेना, ठीक है। व्हाट इंप्रेशन डू यू फ्रॉम ग्रिफिन आफ्टर रीडिंग द लेसन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो ग्रिफिन के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद? तो देखो बच्चों, इन द चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट एज ही डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग एंड स्लोड इट, ठीक है। अध्याय में ग्रिफिन एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे क्योंकि उसने एक दुर्लभ औषधि की खोज की थी और उसे खाकर वो अदृश्य हो गया था, बिकम इनविजिबल। ही वॉज अ लॉलेस पर्सन एज ही मिसयूज्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरीज फॉर हिज सेल्फिश इवल इंटरेस्ट। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने ना अपनी वैज्ञानिक खोजों को अपने स्वार्थ, अपने बुरे चीजों को उपयोग करने के लिए इसका दुरुपयोग किया। आफ्टर अ क्वार्रेल विद हिज लैंडलॉर्ड he set his house on fire to seek revenge। सबसे पहले उसने क्या किया बच्चों, अपने मकान मालिक से झगड़ा सुलझाने के बाद या झगड़ा करने के बाद में बदला लेने के लिए उसके घर में ही आग लगा दी, इनविजिबल होके। he was an introvert with a desire for solitude, यानी कि बच्चों वो एक तरीके का बहुत ही अंतर्मुखी व्यक्ति था, ठीक है, एकांत की चाह रखता था। he was always seeking adventure, being found mysterious things। वो हमेशा ना रोमांच की तलाश में लगा रहता था, रहस्यमय चीजों का शौकीन था। However, he was unscrupulous as he robbed various people to finance his work. Besides, he got angry very quickly, which caused him to become unforgiving। हालांकि वो एक बेईमान भी था क्योंकि उसने अपने काम के लिए कई लोगों को लूटा था और वह बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाता था, जिसके कारण वो एक भगोड़ा भी बन गया था बाद में, है ना, छोड़ छाड़ के सब भाग जाता है। ऐसी चीजें हैं बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ। एंड देन सबसे लास्ट क्वेश्चन है इसका, दैट इज व्हाई ही वाज वंडरिंग ऑन स्ट्रीट्स। वो सड़कों पर क्यों बहुत ज्यादा चिंतित था या भटक रहा था? तो बच्चों ग्रिफिन टू अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट वाज लॉलेस एंड रेकलेस। ग्रिफिन एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक होने के बावजूद भी कानून का विरोधी और लापरवाही व्यक्ति था। His landlord disliked him and tried to evict him, even going so far as to set fire to his house।
ठीक है। उसका मकान मालिक उसे नापसंद करता था, उसको वहां से हटाने के लिए कोशिश भी करता था, यहाँ तक कि उसके घर में आग भी लगा देता था। टू escape being caught, the protect himself, Griffin stripped off his clothes and wandered the streets without any clothes or money, trying to remain unnoticed while dealing with the dangerous situation. ठीक है, वो पकड़े जाने से बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए ग्रिफिन ने कपड़े उतार दिए थे, बिना कपड़ों या पैसों के सड़कों पर घूमता रहता था। इस खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए किसी की नजरों से बचने की वो कोशिश करता था ताकि कोई देख ना पाए उसे, है ना। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, और यहाँ पे ना सिर्फ आपने एमसीक्यू 1 नंबर 2 नंबर बल्कि 3 नंबर के क्वेश्चन की भी तैयारी कर ली है। ठीक है, आई होप आपको बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो 15 मिनट में एक क्वेश्चन पूरा हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपकी पोयम से होगा। सबसे पहली पोयम है फायर एंड आइस। कौन सी है बच्चों? फायर एंड आइस। तो आओ इसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बट इफ आई हैड टू प्रेस ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ टू हेट to say that for destruction's eyes is also great and would show. सिंपल से क्वेश्चन को यहां पे ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन है, which of the following best describe the speaker's attitude towards destruction caused by ice? ठीक है, अर्थात जो विनाश है, बर्फ से होने वाला विनाश, आइस की वजह से होने वाला जो डिस्ट्रक्शन है, इसके बारे में क्या यहाँ पे दिखाता है बच्चों उसका एटीट्यूड। तो क्या वो फियरफुल है, डर वाला है, रिस्पेक्टफुल है, सम्मान वाला है, इनडिफरेंट है, या फिर डिसमिसिव है। तो बच्चों यहाँ पर जो आंसर है ना, वो इनडिफरेंट होना चाहिए, यानी कि उदासीन होना चाहिए। ठीक है, देखो, द स्पीकर एक्नॉलेजेस द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ आइस इन द लाइंस टू शे दैट डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। टू यूज द वर्ड ग्रेट इम्प्लाइज अ सेंस ऑफ अवे रिस्पेक्टफुल पावर आइस कोश डिस्कशन, है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि महान शब्द का प्रयोग विनाश करने की बर्फ की शक्ति के लिए विस्मय और सम्मान की भावना को दर्शाता है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी आंसर इसका सी होना चाहिए, इनडिफरेंट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर कि पिक द ऑप्शन दैट नॉट ट्रू अबाउट द पॉइंट अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। तो क्या बच्चों यहाँ पे एकदम जो नॉट ट्रू है वो देखना है। तो नीचे शुरू करेंगे। डिक्लेयर्स द पावर ऑफ आइस टू बी एज डिस्ट्रक्टिव एज दैट ऑफ फायर। बर्फ की शक्ति को आग की तरह बहुत ही विनाशकारी बताया गया है, राइट। हैड हियर डिवाइस्ड ओपिनियंस अबाउट द वे द वर्ल्ड वुड एंड इन ऑल लाइकलीहुड। दुनिया का अंत किस तरह होगा, इस बारे में लोगों की राय अलग अलग है। ठीक है, इज इंक्लाइंड टू बिलीव दैट द वर्ल्ड वुड बी मोस्ट लाइकली एंड विद द फायर। ये विश्वास करने की बात है कि दुनिया संभवतः आग से नष्ट हो जाएगी, लेकिन ये वाला गलत होगा। प्रेशियस लव एंड काइंडनेस टू कॉम्बैट द स्प्रेड ऑफ हेट अमंग ऑल। सभी की बीच नफरत के प्रचार का मुकाबला करने के लिए प्रेम और दया का उपदेश देता है। ये यहाँ पे रॉन्ग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों तीसरा वाला, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। तो व्हेन द स्पीकर से दैट आइस कुड आल्सो ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ही रेफर्स टू एज द मीन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो वो आइस को यहाँ पे किस चीज के रूप में रेफर करते हैं बच्चों? दैट इज हेटेड, इंडिफरेंस, बिटरमेंस, एप्टी, डचमेंट, रेजिट। सिंपल सी बात है, इनमें से कोई भी एक वर्ड आपको लिखना है, कोई भी एक वर्ड। ठीक है, ऐसे करके। अब है अगला, व्हाट डज द स्पीकर अरेंजमेंट विद दोज हु फेवर आई सजेस्ट। बर्फ के पक्षधर के साथ वक्ता का जुड़ाव क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? द स्पीकर्स अलाइंसमेंट विद दोज हु फेवर आई सजेस्ट दैट they have seen the destructive consequences of a lack of empathy and emotional connection। वक्ता का वर्ग के पक्षधरों के साथ जुड़ाव ये दर्शाता है कि उन्होंने सहानुभूति और भावनात्मक जुड़ाव की कमी के विनाशकारी परिणाम देखे हैं। ठीक है, देन यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि कमेंट ऑन पोइट्स यूज ऑफ लैंग्वेज इन दीज लाइन्स। तो पोइट्स ने किस लाइन का यहाँ पे उपयोग किया है, लैंग्वेज का उपयोग किया, वो हमें बताना है। तो लिखेंगे, द लैंग्वेज यूज्ड इन दीज लाइन्स इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इन पंक्तियों में प्रयुक्त भाषा सरल और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, साफ सीधी बात है। द वर्ड्स एंड फ्रेज आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड द पोएम इज रिटन इन द कन्वर्सेशनल टोन। ये कविता बातचीत के लहजे से लिखी गई है, सरल है, काफी इजी तरीके से यहाँ पे सारी चीजें समझाई गई हैं। ठीक है ना, और छोटी मोटी बातें यहाँ पे दी गई हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हुआ यहाँ पे, जो कि था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसका ए पार्ट हो गया अभी पूरा, अब बी वाला पार्ट समझेंगे। और बी वाला पार्ट है बच्चों द बॉल पोएम। आपकी जो पोएम है ना द बॉल पोएम, उससे लिया गया है। आओ बच्चों देखते हैं कहां पे क्या क्या कहा गया है।
व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। अब वो लड़का क्या करेगा जिसने अपनी गेंद खो दी है। व्हाट इज टू डू, आई सो इट गो। क्या उसे क्या करना है, मैंने उसे जाते देखा है। मैनली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन, खुशी से उछलते हुए सड़क पर, और फिर मैनली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। ठीक है, खुशी से ये पानी में, इस तरीके से। क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों, क्वेश्चन सबसे पहला हमारा है द एब्स्ट्रैक्ट्स सजेस्ट दैट द पोएट इज। इस अंश में कवि के बारे में हमें क्या पता चलता है बच्चों, तो कवि के बारे में हमें एन लुकर ऑब्जर्विंग। ठीक है, इस एक्सट्रैक्ट में क्या है, वो एक लुकर है, वो देख रहा है ना, तो क्या होगा, एन लुकर ऑब्जर्विंग, एक दर्शक की तरह देख रहा है। ओके, पहला हो गया। दूसरा देखो, द पोएट सीम्स टू हैव इंडिकेटेड द मैरी बाउंसिंग ऑफ द बॉल टू। ऐसा लगता है कि कवि ने गेंद के उल्लास समय उछाल की ओर संकेत किया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कॉन्ट्रास्ट विद द डिजेक्टेड फीलिंग ऑफ द बॉय। ठीक है, लड़के की निराशापूर्ण भावना के विपरीत इसका उपयोग किया है ताकि यहां पे उसको समझा सके। ओके, अब है क्वेश्चन थर्ड। alliteration is a literacy device that occurs with the some letter or sound at the beginning of adjacent or closely connected words। अनुप्रास एक साहित्यिक युक्ति बच्चों जो आसन या निकट से जुड़े शब्दों को आरंभ के समान में या ध्वनि के साथ लगती है। तो हमें उस विकल्प को चुनना है जो कि एलिट्रेशन को इसमें बताता हो, इसके हिसाब से। तो एलिट्रेशन है हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद जो थी वो खो दी है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, यहाँ पे एलिट्रेशन उपयोग है। ठीक है, चलो अब आ जाओ आगे, क्वेश्चन देखो। व्हाई डज द पोएट से बॉल्स विल लॉस्ट ऑलवेज। पोएट ऐसा क्यों कहता है, कभी ऐसा क्यों कहता है कि गेंदें हमेशा खो जाएंगी। बिकॉज इन द पोएम बॉल्स रिप्रेजेंट द पोजेशंस एंड थिंग्स डियर टू पर्सन। कविता में गेंदें व्यक्ति की बहुत ही अच्छी संपत्ति हैं, प्रिय संपत्ति हैं, और कुछ चीजों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। सम थिंग्स आर वेरी प्रीशियस टू अस, कुछ चीजें जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, बट नथिंग लास्ट फॉर एवर, जो कि हमेशा के लिए नहीं रहते। लाइफ फॉलोज अ नेचुरल साइकिल ऑफ गेनिंग एंड लूजिंग, लाइफ हमेशा गेनिंग एंड लूजिंग की साइकिल को चलाती रहती है। बॉल्स विल बी लॉस्ट एंड रिप्लेस्ड, बॉल्स जो होती हैं वो लॉस्ट हो जाती हैं, रिप्लेस हो जाती हैं या बदल जाती हैं। जस्ट लाइक आवर पॉजिटिवनेस एंड एक्सपीरियंस, हमारी जैसी खुशियां होती हैं, हमारी जैसी चीजें होती हैं, हमारा स्वभाव होता है, उस हिसाब से। दिस इज वाई द पोएट से बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, मीनिंग लॉस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। लूज होना, नुकसान होना, ये एक जीवन का हिस्सा है ना। तो यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा। अब देखो बच्चों फिफ्थ, हाउ डज द लॉस ऑफ द बॉल चेंज द बॉयज आउटलुक टुवर्ड्स मनी बीइंग एक्सटर्नल। ठीक है, गेंद के खो जाने के बाद लड़के का धन के प्रति दृष्टिकोण कैसे बदल जाता है। तो लिखेंगे द पोएट बिलीव्स दैट मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। पोएट कहता है कि जो पैसा वो हर चीज नहीं खरीद सकता। इट कैन ब्रिंग जस्ट एक्सटर्नल हैप्पीनेस बाय बाइंग एज पोजेशंस, बट इट कैन नॉट मेक अ रिकवर फॉर द अनहैप्पीनेस ड्यू टू लॉस ऑफ अ लव्ड वन और अ वैल्यूड थिंग। हालांकि पैसा जो है वो थोड़ी बहुत चीजें खरीद सकता है, ठीक है, संपत्ति खरीद सकता है और बाहरी खुश दे सकता है, लेकिन हमारी किसी प्रियजन, किसी अच्छी कीमती चीज के खो जाने का दुख कभी नहीं निकाल सकता। द पोएट होप्स द बॉय हैज लर्न दिस लेसन। पोएट को ये उम्मीद थी कि शायद बच्चे ने ये चीज समझ ली होगी। ठीक है, आगे व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द बॉल पोएम। तो सेंट्रल आइडिया क्या है बच्चों आपका इस पोएम का, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों। तो ध्यान से देखो, इन दी वॉल पोएम, ठीक है, इन दी वॉल पोएम जॉन वेरीमैन डिस्क्राइब एन इंपॉर्टेंट ट्रुथ ऑफ द लाइफ दैट एवरीवन फेस लॉस। इस पोएम में जॉन वेरीमैन जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य का वर्णन करते हैं जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है, जो कि है लॉस। द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज फीलिंग ऑफ लॉस। मेन आइडिया है, सेंट्रल आइडिया है फीलिंग ऑफ लॉस। ठीक है, द सूनर एज पर्सन लर्न टू एक्सेप्ट इट द बेटर इट इज। ठीक है, एक व्यक्ति जो इस चीज को जल्दी समझ जाता है वो अच्छा हो जाता है। When we lose something, we feel sad at first, but with the time we learn to live without it। है ना, जब शुरुआत में हम कुछ खोते हैं ना तो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन समय के हिसाब से हम उसके साथ में जो है जीना सीख जाते हैं। द पोएट ऑल्सो टॉक हाउ वन शुड फेस द सरोस एंड डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ विद करेज। ये हमें ये भी सिखाती है कि हमें जो है ना कि जीवन के दुखों और कठिनाइयों का
साहस के साथ में सामना करना चाहिए, करेज के साथ में उसका सामना करना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक अभी तक सारी चीजें समझ में आई होंगी बच्चों। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर अभी तक का कॉन्सेप्ट पूरा। ठीक है, ये था हमारा यहाँ तक का क्वेश्चन कौन था सातवां क्वेश्चन। इसका ए पार्ट भी हमने कर लिया और इसका बी पार्ट भी अब हमने कर लिया। अब हम शुरू करेंगे बच्चों अपने अगले वाले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 8 है, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस इन 40 to 50 वर्ड्स। 3 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं जिसमें से 4 करने हैं। ठीक है, तो आ जाओ एक एक करके हम हर एक को समझेंगे और इनका आंसर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हु डिड लेंचो थिंक हैड टेकन द मिसिंग पार्ट ऑफ द मनी। लेंचो के अनुसार पैसे का जो लूजिंग पार्ट है, जो मिसिंग पार्ट है, वो किसने लिया होगा। व्हाट इज आइनिक अबाउट दिस सिचुएशन, और यहाँ पे क्या व्यंग्य है ये भी बताइए। अ लेटर टू गॉड। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो, लेंचो बिलीव्ड दैट द पोस्ट ऑफिस वर्कर्स हैड स्टोलन द रेस्ट ऑफ द मनी। उसे जितना पैसा मिला उसमें से जो भी गायब था ना, वो ये सोचता था कि जो पोस्टमैन है, डाकघर के कर्मचारी, इन्होंने चुरा लिया है। द आइनी इज, व्यंग्य ये है, that the same people who worked so hard to collect and send the money to help him were to once he doubted। जिस पे ये इतना शक कर रहा था, ठीक है ना, विडंबना ये है कि जिस पे ये शक कर रहा था, उन्होंने ही बड़ी मुश्किल से इसके लिए बहुत मेहनत करके बाकी के जो पैसे थे वो इकट्ठे करके दिए। इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, उनका सम्मान करने के बजाय, ही accused them, वो उन पर क्या करता है, शक करता है। विदाउट रियलाइजिंग दे वर द रीजन ही रिसीव्ड एनीथिंग एट ऑल, जबकि सब कुछ उन्हीं की वजह से उसे मिला है। ठीक है, दिस अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट इज व्हाट मेक्स द सिचुएशन आयनिक, और यही जो है इस स्थिति को विडंबनापूर्ण बनाती है बच्चों। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका ये हो गया। ओके बच्चों, चलो आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन डिड सेफुल गेट ओवर हिज फियर ऑफ फ्लाइंग ओवर द सी, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, यानी कि बच्चों सीगल को समुद्र के ऊपर उड़ने का डर उसका कब दूर हुआ था, ये बताइए। तो कब दूर हुआ था बच्चों, आ जाओ देख लेते हैं। द सेकफुल वाज अफेयर्ड ऑफ फ्लाइंग व्हेन ही लुक्ड द वेस्ट एक्सपेंस ऑफ द स्काई। सीगल को उड़ने से डर लग रहा था जब उसने बहुत बड़े मैदान को देखा। ही थॉट दैट ही वुड ड्रॉन, उसे लग रहा था मैं तो गिर जाऊंगा। द फैमिली ऑल्सो फेल्ट दैट इट नीडेड टू फ्लाई, सो दे डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन। अब उसकी फैमिली को लगा कि नहीं, अब इसे उड़ना जरूरी है, इसीलिए उन्होंने सबक सिखाने के लिए यह फैसला किया। दे लेफ्ट हिम एंड फ्लू अवे, उन्होंने उसे छोड़ा और वो उड़ गए। द मदर हेल्ड अ पीस ऑफ फिश इन इट्स बैग एंड कीप्ड टेम्पटिंग इट टू फ्लाई। ठीक है, माँ ने उसकी चोंच में एक मछली का टुकड़ा पकड़ा दिया और उसे उड़ने के लिए उकसाती रही। द सेकफुल बिकम वेरी हंग्री, वो बहुत ज्यादा हंग्री लग रहा था। ठीक है, भूखा लग रहा था। हंगर मेडेंड हिम एंड ही डाइव, उसी भूख ने उसे पागल कर दिया और वो एक तरीके से गोता लगाने लग गया। He screamed with fright, वह डर के मारे चीख पड़ा। His wings finally supported him and flapped them, और उसके पंखों ने आखिरकार सहारा दिया और वो फड़फड़ाए। Finally he was floating in the air and his fear was over, और आखिरकार वो हवा में तैरने लगा और उसका डर खत्म। ओके बच्चों, तो ऐसे आपने आंसर करना है, वेरी सिंपल। चलो आगे देखो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा वाला। तीसरे में कहा गया है, डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर, व्हाट मेड मिस्टर कीजिंग अलाउ एनी टू टॉक इन द क्लास फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक है, आपको क्या लगता है कि मिस्टर किसिंग एक सख्त शिक्षक थे। मिस्टर किसिंग ने एनी को कक्षा में बात करने के लिए अनुमति जो थी वो क्यों दी, है ना। तो आ जाओ बच्चों, समझ अच्छे तरीके से दोनों क्वेश्चन के आंसर। 2 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला, Yes, Mr. Keesing was a strict teacher who wanted his students to pay full attention in class। ठीक है, मिस्टर कीजिंग बहुत ही सख्त शिक्षक थे जो चाहते थे कि उनके छात्र कक्षा में पूरा ध्यान दें। He often punished Annie for talking by giving her extra essays and assignments। ठीक है, वो अक्सर एनी को बात करने के लिए सजा देते थे और उसे अतिरिक्त निबंध, असाइनमेंट वगैरह दे दिया करते थे परमिशन के रूप में, उसके क्या बोलते हैं, पनिशमेंट के रूप में। बट ही ऑल्सो नोटिस्ड हर क्रिएटिविटी एंड शार्प थिंकिंग, लेकिन उनके शिक्षक ने ना उसकी एनी की जो क्रिएटिविटी है, जो सोच है, उस पर भी ध्यान दिया। फॉर एग्जाम्पल, ही रीड अलाउड हर पोएम, उदाहरण के लिए उन्होंने उसकी कविता, उसकी जो पोएम थी, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, है ना,
मिस्टर चैटरबॉक्स ने कहा, शोइंग दैट व्हाइल अ मेंटेन डिसिप्लिन ही कुड आल्सो अप्रिशिएट स्टूडेंट्स ह्यूमर एंड टैलेंट। तो जब टीचर ने कविता पढ़ी उसकी क्वैक क्वैक क्वैक, ठीक है ना, मिस्टर चैटरबॉक्स ने कहा, तो जोर से पढ़ी, जिससे पता चलता कि अनुशासन बनाए रखने के साथ साथ एक छात्र के हास्य और प्रतिभा की भी कदर वो कर सकते थे। ठीक है, अब उसको बात करने की अनुमति क्यों दी थी तो वो भी देखो। एवरी टाइम एनी वाज पनिश्ड बाय मिस्टर कीजिंग शी जस्टिफाइड हर टॉकटिव नेचर विद क्लीवर आर्गुमेंट्स। हर बार जब एनी को मिस्टर कीजिंग के द्वारा सजा दी जाती तो वो चतुराई भरे तर्कों से बातूनी स्वभाव से उनको ठहराती। ठीक है, ऑन 3 ओकेजन, तीन टाइप में, ही आस्क्ड हर टू राइट एसेज एंड ईच टाइम ही वाज इम्प्रेस्ड बाय हर रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग यानी कि 3 मौकों पर उन्होंने उससे निबंध लिखने को कहा और हर बार उसके तर्कों के साथ वो प्रभावित हुए। दिस हेल्प्ड हिम टू सी फन एंड लवली साइड ऑफ टीनेजर्स नेचुरल बिहेवियर। ठीक है, इसी ने मदद की बच्चों, क्या मदद की कि वो जो किशोरी है एनी जो है उसके स्वाभाविक व्यवहार को और जीवांत पक्ष दिखाने में मदद की। अंततः फाइनली he accepted that Annie would always be talkative and allowed her to speak in class। तब टीचर को ये एहसास हुआ, ये स्वीकार किया कि एनी बातूनी भी है और कक्षा में बोलने की उसे अनुमति दे दी। विच ऑल्सो स्टैंड टू बॉन्ड बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, जिससे एक छात्र और एक शिक्षक के बीच का बॉन्ड भी मजबूत हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ओके, तो क्वेश्चन 8वें का हमारा डी वाला पार्ट क्या कहता है, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड। ठीक है, 3 क्वेश्चन है मतलब छोटे छोटे से। क्या क्या बच्चों, सबसे पहला क्या है कि बर्फ की धूल क्या है, डस्ट ऑफ स्नो क्या है बच्चों, उसके बाद कवि के अनुसार किस बात ने उसका मूड चेंज कर दिया है, एंड कवि का मूड कैसे बदल गया ये भी हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, ओके, तो चलो बच्चों अब हम इसी के आंसर को यहाँ पे अच्छे से देखते हैं क्या कहा गया है। तो देखो डी वाला क्वेश्चन, द डस्ट ऑफ स्नो रेफर्स अ टिनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो दैट फॉल फ्रॉम अ ट्री ड्यूरिंग और आफ्टर स्नोफॉल। ठीक है, बर्फ की धूल क्या है बच्चों, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, बर्फ के उन छोटे छोटे कणों को इंडिकेट किया जा रहा है जो बर्फबारी के दौरान उसके बाद पेड़ से गिरते हैं। ठीक है, इन द पोएम, इस कविता में, द पोएट इज फीलिंग सैड एज ही वॉक्स अंडर अ हेमलॉक ट्री। ठीक है बच्चों, कविता में कवि जो है एक हेमलॉक के पेड़ के नीचे टहलते हुए बहुत ही उदास महसूस कर रहा था, बट सडनली अ क्रो शेक्स द ट्री एंड द डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम। वैसे एक कौवा उस पेड़ को अचानक से वहां से उड़ा या आया, जो भी उसने किया। ठीक है, इसकी वजह से जो बर्फ थी वो उसके ऊपर वहां से गिरने लगी। देन दिस स्मॉल अनएक्सपेक्टेड मोमेंट मेक्स अ पोएट पॉज एंड अप्रिशिएटेड द ब्यूटी ऑफ नेचर। इसी छोटे से क्षण ने, बहुत ही छोटे से क्षण ने जो अचानक से हुआ, कवि को रुकने और प्रकृति की सुंदरता की सहारा करने के लिए प्रेरित किया। हिज मूड चेंजेस फ्रॉम सैडनेस टू लाइटर हैप्पियर फीलिंग एज ही रिफ्लेक्ट्स ऑन द सिंपल जॉयस अराउंड हिम। जैसे वह अपने आसपास के साधारण खुशी पर विचार करता है, उसका मन उदासी से हल्का हो जाता है और काफी अच्छा लगता है उसको, है ना। तो ये चीजें बच्चों, अब यहीं पे आपके छोटे छोटे 2 क्वेश्चन और हैं, आप इनको पढ़ के समझ लेना। जैसे कि पहला हमारा क्वेश्चन है, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। ठीक है, यहाँ पे कहा गया बच्चों कि दुनिया का अंत कैसे होगा, इसके बारे में कई धारणा है। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे, आपको क्या लगता है, क्या ये दुनिया कभी खत्म होगी। हैव यू एवर थॉट what would happen if sun got so hot that it burst or grew colder and colder। ठीक है, आपने कभी सोचा है कि अगर सूरज जो हमें दिख रहा है अगर वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया, फट गया, या फिर बहुत ठंडा होता जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हमें यहाँ पे आंसर लिखना है। तो बहुत अच्छा आंसर है बच्चों, अच्छे देखना, देखो कैसे लिखेंगे। देखो, some people believed that world might end in a fire while others think it could end in ice, both are powerful and destructive forces। कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया आग से खत्म हो सकती है, कुछ मानते हैं कि बर्फ से खत्म हो जाएगी, हालांकि दोनों ही परिवर्तन बहुत खतरनाक है। आई फील दैट नथिंग इन द यूनिवर्स इज परमानेंट। मेरे हिसाब से भाई इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कुछ स्थायी नहीं है। सो इट इज पॉसिबल दैट
द वर्ल्ड मे एंड समडे। इसका मतलब है ये दुनिया कभी ना कभी तो खत्म होगी। हाउएवर नो वन कैन प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट टाइम और दे विल द वे इट विल हैपन। किसी को नहीं पता कि कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता ये दुनिया कब खत्म होगी और कैसे खत्म होगी। इफ द सन बिकम एक्सट्रीमली हॉट, अगर सन बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली हॉट होता है या फिर रस्ट हो जाता है, फट जाता है, causing everything to burn or even freeze as the balance of life depends entirely on it, जिससे सब कुछ जल जाएगा या जम सकता है क्योंकि जीवन का संतुलन पूरी तरीके से उसी पर निर्भर है। सिमिलरली इफ द सन ग्रो कोल्डर एंड कोल्डर द लाइफ ऑन अर्थ वुड बी फेस सीवियर कॉन्सिक्वेंस। अगर सन लाइट की हॉट की बजाय और ज्यादा कोल्ड होता जाएगा तो इसके भी बहुत खतरनाक परिणाम निकलेंगे। द स्टेट ऑफ द सन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। ये सन हर एक तरीके से हम सर्वाइवल बीइंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये रहेगा। अब यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन है बच्चों, ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया हुआ है, वैसे 5 ही बोले गए ना, यहाँ पे 5 ही बोले गए हैं लेकिन मैंने 6 ले लिया ताकि एक और समझा सकूं। तो छठा क्वेश्चन क्या है, लव फॉर फ्रीडम इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लविंग बीइंग। ठीक है बच्चों, स्वतंत्रता से प्रेम करना हर एक जीवित, हर एक व्यक्ति का एक नेचुरल नेचर है। कमेंट करो अ टाइगर इन द जू। आ जाओ बच्चों, अच्छे से इसको समझाते हैं। देखो, एवरी लिविंग बीइंग डिजर्व फ्रीडम, इट इज देयर नेचुरल इंस्टिंक्ट। एज ए मैन लव्स फ्रीडम सो डू ऑल फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स। जैसे हमें स्वतंत्रता प्रिय होती है ना, वैसे एनिमल्स को भी होती है। एज वी ह्यूमन बीइंग्स कांट थिंक ऑफ लाइफ इन द प्रिजन where we would feel pain, hurt, suffering and totally similarly it is not right to restrict the tiger in the person in the prison। जैसे हम अपने आप को नहीं सोचते ना कि कभी हम जेल में पड़े जिससे हमें दर्द होगा, हर्ट होगा, सफरिंग होगा और टॉर्चर मिलेगा, वैसे ही जानवर भी हैं, उन्हें भी आजादी चाहिए, उन्हें भी प्रिजन में नहीं रहना। द पोएम अ टाइगर इन द जू पोर्ट्रेट्स द अंशन ऑफ अ टाइगर केज इन द जू। ठीक है, यहाँ पे ये कहा गया, कविता टाइगर इन द जू एक चिड़ियाघर में बंद बाघ की पीड़ा को यहाँ पे दर्शाती है। द टाइगर फील्स लाइक अ स्लेव इन द कॉन्क्रीट। वो अपने आप को एक दास मानता है उस कॉन्क्रीट में, उस मतलब उस प्रिजन में। इट फील्स लाइक प्रिजनर, एक कैदी। इट मिसिंग इट्स फ्रीडम इन द फॉरेस्ट वेयर इट शुड बी लर्किंग एंड द शैडोइंग, स्टेइंग इन द इट्स प्रे इन द लॉन्ग ग्रास नियर a water hole where deer comes to drink water and where lungs pounds on them। यानी कि जंगल, वो अपने जंगल में एकदम स्वतंत्रता पूर्वक कैसे रहता है, कैसे खाता पीता है, उसको बताया गया। अब प्रिजन में रख के बस कैसे छोड़ दिया है, सिंपली ऐसे विजिटर्स आते हैं, वो उसको देखते हैं, कुछ को अच्छा लगता है, कुछ को नहीं लगता, बस ये चीजें हैं। ठीक है, तो ये हुए आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th क्वेश्चन है, आपको तीन में से किन्हीं 2 के आंसर देने हैं। यहाँ पे 3 नंबर के क्वेश्चन है सेकंड वाली बुक से। तो पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पार्टिंग सेंस ऑफ ट्रिकी फ्रॉम द पंफ्रीज हाउस। ठीक है, श्रीमती पंफ्री के घर में ये जो ट्रिकी का एक दृश्य है, विदा होने का दृश्य, पार्टिंग सेंस, ये क्या था, ये बताओ। आ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो इस तरीके से। ट्रिकी वाज मिस पंफ्रीज बिलव्ड पेट डॉग। ट्रिकी श्रीमती जो पंफ्री थे, उनका एक पालतू कुत्ता था। Who had fallen ill due to overfeeding, जिसे ज्यादा खाना खिलाने की वजह से वो बीमार पड़ गया। When Mr. Harriet, the veterinary surgeon, decided to hospitalize him, the parting sense was full of worry, panic and emotion। यहीं पे आता है पार्टिंग सेंस। ठीक है, जब पशु चिकित्सक जो होते हैं हैरियट, वो उसे अस्पताल में भर्ती कराने का फैसला करते हैं, तो अंतिम दृश्य के रूप में चिंता, घबराहट और भावना को दर्शाया गया, यही पार्टिंग सेंस है। The household staff hurriedly gathered Tricky's balls, bats, cushions and other belongings। ठीक है, यानी कि घर के कर्मचारियों ने जल्दी से ट्रिकी के कटोरे, बिस्तर, गद्दियां, अन्य सामान को इकट्ठा किया। मिस पंफ्री began crying loudly as Dr. Harriet carried a Tricky in blanket to his car। ठीक है, वो उसको कार में लेके जा रहे थे तो मिस पंफ्री बहुत ज्यादा तेजी से रोने लगी। She had always treated Tricky like her own child। उसे बच्चे की तरह पालती थी। Pampering him with immense love and care। उसी बच्चे की तरह पालती, पोसती, केयर करती और प्यार करती। Almost every member of the household was in tears। सभी की आंखों में आंसू थे। As if a family member were being taken away। ऐसा लग रहा है जैसे कोई फैमिली मेंबर को लेके जा रहे हैं। The sense ended with deep showing highlighting the strong bond between Tricky and his family।
टिकी का पंफरी के साथ में और पूरी फैमिली के साथ में कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलो जी आगे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन, एजुकेशन मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। हर एक व्यक्ति के लिए शिक्षा का अलग मतलब होता है ना। इवेल्युएट हाउ इट इम्पैक्टेड द यंग थीफ इन द स्टोरी। आपको यंग जो हमारी जो स्टोरी है ना, द थीफ, चोर की कहानी, इसमें बताना है कि युवा चोर पर इस एजुकेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आ जाओ देखते हैं बच्चों। देखो, हरी सिंह ग्रेजुअली रियलाइज द ट्रू वैल्यू ऑफ एजुकेशन। ठीक है, हरी सिंह को धीरे धीरे शिक्षा का असली मूल्य समझ में आने लगा। ही अंडरस्टूड दैट स्टीलिंग माइट गिव हिम क्विक मनी बट इट वाज टेम्परेरी एंड रिस्की। उसे पता चल गया कि मैं किसी चीज को चुराऊंगा तो वो मेरे हिसाब से कुछ टाइम के लिए तो पैसा मिल जाएगा, बट वो टेम्परेरी है, काफी रिस्की है। एजुकेशन ही सॉ कुड ऑफर रिस्पेक्ट एंड क्लियर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग एंड अ पैथ टू अ बेटर ऑनेस्ट लाइफ। लेकिन एजुकेशन होगी, शिक्षा होगी, तो उसे रिस्पेक्ट भी मिलेगी, एक क्लियर सेंस मिलेगा कि गलत क्या है, सही क्या है, और नया रास्ता भी मिलेगा। इट कुड गाइड इवन अ रॉन्गली टैलेंटेड पर्सन टुवर्ड द राइट चॉइसेस। एजुकेशन एक रॉन्गली टैलेंटेड पर्सन को भी राइट डायरेक्शन में भेज सकती है। आफ्टर हिज एनकाउंटर विद द जेनरस अनिल हु फॉरगेव हिम एंड even after a regular payment, Hari Singh recognized the education could provide both respect and opportunities so greater than what stealing ever could, है ना। यानी कि वो जो अनिल था ना, उससे मिलने के बाद जिसने उसे माफ कर दिया था और नियमित तौर पे पैसे देने के लिए राजी भी हो गए थे, हरी सिंह को यह एहसास हो गया था कि शिक्षा चोरी से कहीं ज्यादा सम्मान और अवसर प्रदान करती है। He realized that learning and honesty were the keys to an honorable life। ठीक है, उससे पता चल गया कि शिक्षा एक सम्मानजनक जीवन की कुंजी है ना, ये चीजें। तो बस अब ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला देखो यहाँ पे कि हॉरेंस डेनी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। ठीक है, यानी कि बच्चों क्या कहा गया है कि हॉरेस डेनवी जो थे वो बहुत ही अच्छे और सम्मानीय व्यक्ति थे, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूरी तरीके से ईमानदार नहीं। वाई डू यू थिंक दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर हॉरेस के लिए ये डिस्क्रिप्शन क्यों लिया गया कि वो अच्छे थे, सम्मानीय थे, लेकिन ईमानदार नहीं थे। वाई कांट ही कैटेगराइज्ड एज ए टिपिकल थीफ। उनको एक चोर की श्रेणी में क्यों नहीं रखा गया। तो आओ ध्यान से समझो। देखो बच्चों, द डिस्क्रिप्शन फिट्स हॉरेस डेनवी परफेक्टली। ये डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ठीक बैठता है उनके ऊपर, क्योंकि इन डेली लाइफ ही हैज अ रिस्पेक्टेबल एंड हार्ड वर्किंग मैन। अगर हम डेली बेसिस की बात करें तो बहुत ही हार्ड मेकिंग व्यक्ति हैं, मेहनती हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। ही अर्न अ लिविंग एज ए लॉकस्मिथ, हिज हेल्पर्स एंड इज नॉन एज ए ऑनेस्ट सिटीजन इन सोसाइटी। ठीक है, यानी कि कहा गया है कि वह ताला चाबी का काम करके गुजारा करता है, इसके पास नौकर हैं, समाज में वो ईमानदार नागरिक के रूप में जाना जाता है। हाउएवर, हालांकि ही इज नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, क्योंकि वो पूरी तरीके से ऑनेस्ट नहीं है, बिकॉज ही स्टील्स वंस अ ईयर टू सेटिस्फाई हिज पैशन फॉर रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स विच ही कैन नॉट अफोर्ड अदरवाइज। वो साल में कम से कम एक बार कुछ दुर्लभ और महंगी किताबों का शौकीन था, उसको पूरा करने के लिए चोरी जरूर करता था, है ना, जिसे वो नॉर्मली नहीं खरीद सकता। ही कैन नॉट बी कॉल्ड अ टिपिकल थीफ। अब उसे एक आम चोर भी नहीं कह सकते, बिकॉज स्टीलिंग इज नॉट प्रोफेशन और मेन सोर्स ऑफ इनकम। उसका कोई स्टीलिंग कोई प्रोफेशन नहीं है, मेन सोर्स नहीं है। ही डज नॉट हार्म एनीवन, वो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाता। डज नॉट कैरी वेपन, कोई वेपन कैरी नहीं करता। ओनली स्टील द परस्यू हिज लव फॉर बुक्स, वो सिर्फ अपनी पसंदीदा बुक्स के लिए चोरी करता है। हिज थेफ्ट्स आर ओकेशनल एंड पर्सनल, वो पर्सनल होते हैं, ओकेशनल होते हैं। नॉट क्रिमिनल एक्ट्स, कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं होते हैं। फॉर ग्रीड और पावर, ना लालच ना कोई शक्ति। विच मेक्स हिम वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ कॉमन थीफ, जो कि हर चोर से उसे अलग बनाती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपके ये तीनों क्वेश्चन हुए और इन्हीं तीनों क्वेश्चंस के आपके ये आंसर्स हो गए। ठीक है, देखो बच्चों, मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करता हूं कि आपको सारी चीजें अच्छे से मैं समझा सकूं। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th में कहा गया आंसर एनी वन क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। तो ए कहता है, हाउ डज लिटरेचर लाइक द बेकर फ्रॉम गोवा, कॉज एंड टी फ्रॉम असम contributing the promoting tourism and raising awareness about regional cultures
एंड ट्रेडिशंस, ग्लिम्पस ऑफ इंडिया। बच्चों यहाँ पे द ब्रेकर फ्रॉम गोवा, कर्ग एंड टी फ्रॉम असम, ये जो साहित्य है ना, ये पर्यटन को कैसे बढ़ावा देते हैं, हमारी जो सांस्कृतिक संस्कृति है, क्षेत्रीय संस्कृति परंपरा, इसको कैसे जागरूकता बढ़ावा देने में हमारा योगदान देते हैं, ये बताइए। तो चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आप छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे। क्या इंट्रोडक्शन देंगे कि जितने भी हमारे चैप्टर हैं, इट प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोटिंग टूरिज्म बाय शोकेसिंग द यूनिक कल्चर, हिस्टोरिकल एंड नेचुरल एलिमेंट्स ऑफ दीज रीजन्स। ठीक है बच्चों, यह है यानी कि ये जो तीनों हमारे चैप्टर है ना, छोटे छोटे ग्लिम्पस ऑफ इंडिया के तीनों वाले, ये अनूठे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक तत्वों को प्रदर्शित करने के हिसाब से पर्यटन को बढ़ावा देने में भूमिका निभाते हैं। Each narrative vividly describe local traditions, landscape, and lifestyle, sparking interest in these destinations among readers। ठीक है, प्रत्येक ये जो हमारी चैप्टर हैं वो स्थानीय परंपराओं, परिदृश्य और जीवन शैली को बहुत अच्छे से वर्णन यहाँ पे करते हैं, जिससे पाठकों को काफी अच्छा भी लगता है। अब हम इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखेंगे, तो हर एक के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप बताएंगे द बेकर फ्रॉम गोवा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स। Highlights the ending gone tradition of baking and cultural significance in the baker's role and the idyllic charm of the region। The Baker from गोवा में बेकिंग की चिरस्थायी गोवा परंपरा, बेकर की भूमिका के सांस्कृतिक महत्व और यहाँ का जो आकर्षण बहुत ही अच्छा उसका उजागर किया गया। By focusing on local customs and nostalgia of childhood memories, यहाँ पे स्थानीय रीति रिवाज और बचपन की यादों पर ये केंद्रित है पूरी की पूरी हमारी जो पोयम है, मतलब ये एक चैप्टर है। इट अट्रैक्ट्स विजिटर्स ईजर टू एक्सपीरियंस गोवास रिच हेरिटेज, क्यूलिनरी डिलाइट्स एंड लेड बैक एटमॉस्फेयर। ठीक है, इच्छुक पर्यटकों को काफी ज्यादा यहाँ पे वो करता है, आकर्षित। और इसकी बात करेंगे, इंट्रोड्यूस रीडर्स टू द रीजन ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, रिच हिस्ट्री एंड डिस्टिंक्ट कल्चर। कार्ग जो है वो पाठकों को इस क्षेत्र की खूबसूरत नज़ारों, समृद्ध इतिहास और विशिष्ट संस्कृति से परिचित करवाता है। इट इंट्रिक्स टूरिस्ट्स व्हाइल डिस्क्राइबिंग द कॉजेस, पीपल, मटेरियल, ट्रेडिशन, हॉस्पिटैलिटी एंड कनेक्शन एंड नेचर। यहाँ पे सैन्य परंपरा, आतिथ्य सत्कार, प्रकृति से जुड़ा इसका पर्यटक को काफी ज्यादा आकर्षण बनाता है। इसी तरीके से टी फ्रॉम असम के बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। एंड देन सबसे लास्ट में the detailed descriptions of these regions make them effective tools of promoting tourism by encouraging people to visit the expense these unique places first। इन क्षेत्रों का विस्तृत से वर्णन लोगों को अद्वितीय स्थानों पर जाने और उनका प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। अब जैसे ये चाय के बारे में है, ठीक है, तो असम के चाय को एक स्वर्ग के रूप में यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे चाय के बागान के दृश्य काफी मनोरम होते हैं, जो कि सांस्कृतिक महत्व को यहाँ पे बताते हैं, है ना। ये जो कहानी है हमारी असम के इतिहास और चाय के महत्व को यहाँ पर उजागर करती है। ठीक है, और चाय बागानों की खोज कैसे हुई, चाय की खेती कैसे की जाती है, उसका सुंदरता क्या है, तो ऐसे लोगों को ये अट्रैक्ट करती है ना। इस तरीके से आप अपना आंसर लिखेंगे बच्चों, हो गया। ओके, चलो जी आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड हमारा क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, नो मैटर हाउ ऑर्डिनरी और अनइम्पॉर्टेंट एन इंसिडेंट मे बी इट्स अ रिएक्शन और द रिस्पॉन्स दैट मैटर्स। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? कोई भी घटना चाहे कितनी भी साधारण या महत्वपूर्ण क्यों ना हो, उसकी प्रतिक्रिया ही मायने रखती है, उसके खिलाफ हम क्या करते हैं वो मायने रखता है। टॉकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द पोइट्स रिएक्शन इन डस्ट ऑफ स्नो, राइट हाउ इनहेरेंट वैल्यूज कैन पिक्ड अप लर्न, mention any two lesson students like you that could be useful। ठीक है, पहले ये बताओ डस्ट ऑफ स्नो में कवि की प्रतिक्रिया से आप क्या प्रेरणा लेते हुए ये बताइए कि अंतर्निहित मूल्यों को ग्रहण करना और सीखना कैसे किया जा सकता है। अपने ही जैसे छात्रों के लिए कोई दो उपयोगी सबक भी आप इस पोयम से बताओ। अरे इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? हाँ ये देखो, अब भी क्या कहता है, no matter how ordinary or small incident may seem, it's in our reaction to it is that matters the most।
परवाह ये नहीं है, मसला ये नहीं कि कोई भी घटना हो रही है, कोई भी घटना कितनी भी बढ़िया छोटी क्यों ना हो, उस पर हमारी प्रतिक्रिया क्या है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। इनहेरेंट वैल्यूज कैन बी लर्न बाय ऑब्जर्विंग एंड रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली टू द नेचर, यानी कि प्रकृति का अवलोकन और सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर अंतर्निहित मूल्यों को सीखा जा सकता है ना बच्चों। नेचर इज अ ग्रेट टीचर एंड इवन टिनी थिंग्स इन इट कैन कन्वे इंपॉर्टेंट लेसन। प्रकृति हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षक है और हमें इसमें मौजूद छोटी छोटी चीजें भी महत्वपूर्ण सबक दे सकती हैं। एज ए स्टूडेंट लाइक अस कैन पिक अप यूजफुल क्वालिटीज फॉर नेचर। हम नेचर से कई सारी क्वालिटीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे कि वी शुड नॉट जज एनीथिंग बाय इट्स अपीयरेंस। हम किसी को उसके अपीयरेंस के माध्यम से जज नहीं कर सकते। एज इवन द क्रो एंड हेमलॉक ट्री, है ना, कौआ, और जैसे यहाँ पे ट्री को दिखाया गया। यूजुअली सीन अ सिंबल ऑफ बैड ओमेन कैन ब्रिंग जॉय एंड चेंज आवर मूड। बट उन्होंने मूड को चेंज किया और बहुत ज्यादा खुशी भी दी। सिमिलरली इवन ए स्मॉल डस्टिंग ऑफ स्नो कैन अपलिफ्ट वंस स्पिरिट। नथिंग इन नेचर इज ट्रूली यूजलेस। ठीक है, यानी कि बर्फ की छोटी सी बूंद भी मन को प्रसन्न कर सकती है। पृथ्वी में कुछ भी बेकार नहीं है। अनदर लेसन इज टू लिव इन दी प्रेजेंट चेयरफुली। एक लेसन क्या है कि वर्तमान में खुशी पूर्वक रहो। समटाइम्स वी मे फील सैड और ग्लूमी। हमें कई बार सैड और ग्लूमी भी लगता है, बट स्पेंडिंग टाइम इन नेचर के साथ में टाइम स्पेंड करने से, enjoying fresh air and noticing the little things can make realize the present moment in what truly matters। ठीक है, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देने से हमारा आनंद और एहसास बढ़ता है कि वर्तमान ही हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है ना। इस तरीके से आप करेंगे बच्चों, और ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्वेश्चन 10th यहाँ पे हुआ पूरा आपका। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11th, जो कि आपकी सेकंड वाली बुक से लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट हाउ ग्रिफिन्स कैरेक्टर इज शेप्ड बाय combination of personal ambition, the unintended consequences of his scientific pursuit, and the reaction of the society he faces। मूल्यांकन करिए कि ग्रिफिन का जो चरित्र है वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और वैज्ञानिक खोजों के अनअपेक्षित परिणामों और उसके सामने आने वाले समाज की प्रतिक्रियाओं के संयोजन में किस प्रकार आकार लेता है। आओ बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, ग्रिफिन के कैरेक्टर के बारे में बताना है। तो सबसे पहले तो ग्रिफिन के पर्सनल एम्बिशन क्या क्या है इसके बारे में आपने बताना है। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं साइंटिफिक परस्यूट्स के, वो बताना है। एंड रिएक्शंस क्या होते हैं सोसाइटी के जो कि उसे फेस करना पड़ता है, ये बताना है। ठीक है, ये छोटे छोटे 3 पॉइंट हैं जिस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। जैसे कि ग्रिफिन की बात करेंगे, ग्रिफिन ने काफी ज्यादा, देखो, ग्रिफिन इज डीपली मोटिवेटेड बाय हिज डिजायर टू अचीव साइंटिफिक ब्रेकथ्रू, सो काजिंग हिज इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड डेडिकेशन। ग्रिफिन वैज्ञानिक सफलता हासिल करने के लिए तीव्र इच्छा से प्रेरित हुआ और उसने बहुत ज्यादा बौद्धिक महत्वाकांक्षा और समर्पण को यह दर्शाते हैं। ही विलिंगली आइसोलेट्स हिमसेल्फ टू फोकस ऑन हिज एक्सपीरियंस। उसने अपने आप को सबसे अलग कर लिया अपने प्रयोगों को करने के लिए। इंडिकेटिंग अ प्रायोरिटाइजेशन ऑफ पर्सनल गोल्स ओवर सोशल और इथिकल कंसिडरेशन, जो कि दर्शाती है कि वो सामाजिक और नैतिक विचारों पर व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राथमिकता ज्यादा देता है। ठीक है, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ साइंटिफिक परस्यूट, वैज्ञानिक प्रयासों के अनपेक्षित परिणाम। बिकमिंग इनविजिबल रेंडर्स हिम फिजिकली वल्नरेबल, नेसेसिटिंग थेफ्ट, द डिसेप्शन फॉर बेसिक सर्वाइवल लाइक वार्म एंड फूड। द स्टेट ऑफ इनविजिबिलिटी लीड्स टू पैनिया एंड disconnection from human relationship, altering his perception and interaction with the world। ठीक है ना, that means अदृश्य होने से वह शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, जिससे उसकी गर्मी और भोजन जैसे बुनियादी जरूरतों के लिए चोरी इस चीजों का उसे सहारा लेना पड़ता। अदृश्य की स्थिति उसे बहुत ज्यादा मानवीय रिश्तों से दूर कर देती, दुनिया के साथ उसका बातचीत जो है वो बदल जाती, धारणा बदल जाती उसकी। रिएक्शन द सोसाइटी ही फेस, समाज की प्रतिक्रिया जिनका वह सम्मान करता था, जिसका सामान्य सामना करता है, तो जब सामना करता है तो उसके लिए क्या क्या है, ये पॉइंट आप देख सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे इस चैप्टर का, जो कि है इन द स्टोरी। ठीक है, हमारी जो स्टोरी है अ मिडनाइट विजिटर, ठीक है, जो ऑस्वेल, इन द स्टोरी ऑस्वेल शो अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड और अ एबिलिटी टू थिंक क्विकली एंड एक्ट calmly and wisely
इन अ सिचुएशन ऑफ डेंजर एंड सरप्राइज। इस कहानी में ओस्लेव ने अपने अद्भुत सूझबूझ यानी खतरे और आश्चर्य की स्थिति में भी तेजी से सोचने और शांति व समझदारी में काम लेने की क्षमता दिखाई। गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस और नरेट अ स्टोरी विच शो समवन्स प्रेजेंस ऑफ माइंड। यानी कि खतरे में और आश्चर्य की स्थिति में भी शांति से सोचकर समझदारी से काम करने की क्षमता को एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाना है यहाँ पर। आओ बच्चों बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं विद एग्जाम्पल। जस्ट लाइक ओसवेल who remained calm and clever in dangerous and pursuing surprising situation, we also need to stay composed and think quickly during emergencies। ठीक है, यानी कि बच्चों ओसवेल की तरह जो एक खतरनाक आश्चर्यजनक स्थिति में भी शांत और चतुर बने रहता है ना, आपात स्थिति में संयम रखे रहता है। आई रिमेंबर्ड इंसिडेंट अ फ्यू मंथ्स अगो दैट शो दिस। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था जो कि पिछले महीने क्या था। तो ये आप स्टोरी अपने हिसाब से भी बना सकते हो, मैंने तो आपको यहाँ पे बता ही दिया लेकिन इसे आप ना अपने हिसाब से भी बना सकते हो, मैटर नहीं करता। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको सेम लिखना है, ठीक है ना, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, बस ध्यान रखना कि जो पूछा गया उसके हिसाब से। ओके, देखो, वाइल प्लेइंग इन द पार्क वन ऑफ माई फ्रेंड फेल ऑफ अ स्विंग एंड हिज हेड हार्ट। ठीक है, जब मैं खेल रहा था ना तो मेरा दोस्त झूले से गिर गया और उसके सिर पे चोट लग गई। ही फेंटेड एंड ब्लड स्टार्टेड ओजिंग फ्रॉम हिज वाउंड, और वो बेहोश हो गया और घाव से खून बहने लगा। देयर वर ओनली 5 ऑफ अस देयर, वहां पे हम सिर्फ 5 ही लोग थे। एंड नोबडी एल्स अराउंड, और कोई नहीं था। एवरीवन पिंक्ड एंड बिगन क्राइंग, सब जो थे वो उनको चिंतित देखने लगे और रोने लगे। आई क्विकली सेंट वन फ्रेंड टू सेल हिज पेरेंट्स एंड रैन टू फेच माई बैग विच हैड अ वाटर बॉटल। मैंने एक दोस्त को बोला जा जल्दी से इसके मम्मी पापा को बुला के ला, और मैंने अपना बैग जिसमें पानी की बोतल थी उसे लेने के लिए मैं दौड़ा। आई स्प्रिंकल्ड सम वाटर ऑन हिज फेस, मैंने पानी की छिनके मारे उसके चेहरे पे। एंड स्लोली ही रिगेन कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस, और वो धीरे धीरे होश में आने लगा। बाय द टाइम हिज पेरेंट्स अराइव्ड दे थैंक्ड मी स्टेइंग काम एंड एक्टिंग वाइजली। जब उसके मम्मी पापा आए तो मुझे थैंक यू बोला, एक तो शांत से और अच्छे तरीके से व्यवहार करने के लिए, अब बेटी की वो करने के लिए, ठीक है। दी इमीडिएटली टुक हिम टू द डॉक्टर, और जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेके गए। एंड पेरेंट्स वर ऑल्सो प्राउड हाउ आई हैंडल द सिचुएशन, और मेरे मम्मी पापा भी मुझसे बहुत ज्यादा खुश हो कि मैंने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। दिस इंसिडेंट थॉट मी दैट कीपिंग अ कूल हेड एंड एक्टिंग प्रॉम्प्टली कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन इमरजेंसीज। तो बच्चों आपात स्थिति में हम शांति से, प्रेम से और एकदम होता है ना कि कॉन्सेंट्रेट होकर काम करेंगे तो हर एक सिचुएशन से बाहर निकल सकते, चाहे कितनी भी बड़ी हो। ठीक है, फाइनली बच्चों आज का हमारा सेशन यहाँ पे पूरा हो गया। ठीक है, आज का हमारा जो ये पार्ट था, ओके लेट मी फाइंड अगेन, सेक्शन नंबर सी लिटरेचर का, वो यहाँ पे हमने पूरा कर लिया। और बच्चों देखो यहाँ पर मैंने तकरीबन 55 मिनट से 1 घंटा होने वाला है। इस सेशन के दौरान आपको मैंने जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बताए हैं बच्चों, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस है बच्चों, और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो अभी आपका मिड टर्म का एग्जाम होगा ना 1-2 दिन के अंदर ही, यहां से क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है। अभी तो केवल पहला पेपर हुआ बच्चों हमारा ये पूरा, अभी कम से कम हम आपको ऐसे ही 2 से लेके 3 और, ये तो केवल 1 हुआ, अभी 2-3 क्या बल्कि 4 भी समझ लो। ठीक है, 2 से लेके 3 या 4 सैंपल पेपर आपको और करवाएंगे, वो भी सॉल्यूशन के साथ में, और प्लस पॉइंट लाइव आकर सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, कैसे? लाइव आकर सॉल्व करेंगे, सो डोंट वरी, लाइव आकर भी हम अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। ठीक है, तो बस आज के सेशन के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो अच्छी लगी है तो आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों में जरूर से इसको शेयर करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइएगा, और साथ ही साथ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट करना बच्चों। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।